नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तराखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। देर रात तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा है। इस्तीफे के बाद रावत मीडिया के सामने आए और मौका देने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह का आभार जताया। तीरथ सिंह रावत के मुताबिक इस्तीफे की वजह संवैधानिक है। बता दें कि आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी। पार्टी आलाकमान ने सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा है। निर्देश साफ दे दिए गए हैं। विधायक दल की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तीरथ सिंह रावत के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के लिए सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोनों का नाम चर्चा में है। अगर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट था तो सल्ट एक ऐसी सीट थी, क्योंकि आप 10 तारीख को आपने पद संभाला था। राजनीतिक चूक कहाँ रह गई सर? तो सल्ट चूक सकते थे ना सर? सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्र नेतृत्व ने पहुँचा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। तो कांग्रेस ने रावत के इस्तीफे को लेकर सीधा बीजेपी पर ही निशाना साधा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी कानून नहीं जानती और अपने नेताओं का मजाक बना रही है। तीरथ सिंह जी की स्थिति वो जो उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई और मजाक के पात्र बन करके रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करेगा। आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने बिहार के दरभंगा ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हाजी सलीम नाम के संदिग्ध को उत्तर प्रदेश के शामली से पकड़ा गया। शामली से ही कफील नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया और उधर इसी सिलसिले में हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आरोपी 7 दिनों तक एनआईए कस्टडी में भेजे गए हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ ही दरभंगा ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन पुख्ता हो गया है। सत्रह जून के दरभंगा ब्लास्ट की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, पाकिस्तान के आतंक के नए गेम प्लान की बखिया उधड़ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली से एनआईए ने मोहम्मद सलीम उर्फ हाजी सलीम और काफिल उर्फ कफील को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के पास दरभंगा ब्लास्ट में उनकी प्लानिंग का पूरा सूत्र लग चुका है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि सलीम और कफील ही दरभंगा ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सलीम और कफील ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर के जरिए सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में विस्फोट कराने का मंसूबा पाला। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल पर ही धमाका हो जाने की वजह से प्लानिंग अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सलीम के घर पर फरवरी 2021 में मीटिंग हुई और चलती ट्रेन में आईडी ब्लास्ट की योजना बनी। सलीम पाकिस्तान में छिपे बैठे लश्कर आतंकी इकबाल काना का साथी है और उसी के जरिए पाकिस्तान से आया आतंकी फंड धमाका करने वाले आरोपियों तक पहुंचा। सलीम और कफील की गिरफ्तारी से पहले इमरान और नासिर को एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। पटना की विशेष एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक एनआईए की रिमांड पर भेजा है। एनआईए के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों एक्यूज को हैदराबाद से लाया गया, आज प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में। कोर्ट के द्वारा उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, बेऊर जेल, और उसके साथ ही एनआईए के द्वारा आवेदन दाखिल हुआ जिसमें 10 दिनों का रिमांड मांगा गया, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको 7 दिन का रिमांड दिया। 17 जून के दरभंगा ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले 4 आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई है।
एनआईए इनसे और खुलासे होने की उम्मीद लगा रही है। इमरान और नासिर की 7 दिन की कस्टडी हासिल करने के बाद सलीम और कफील को भी पटना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ अरविंद ओझा, शामली, आज तक। क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी बड़े ड्रोन हमले की आतंकी साजिश रच रहा है? 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक ने जो शक पैदा किया था, वो शक अब पुख्ता होता जा रहा है। अब जब ये साफ हो चुका है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक आतंकी हमला था, ड्रोन अटैक को अंजाम भले ही आतंकवादियों ने दिया हो, लेकिन आतंकवादियों का ट्रेनर तो पाकिस्तानी सेना ही है, जिसके सबूत भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ, वहां की भारतीय हुकूमत ये समझती है कि किसी न किसी तौर मुमकिनात में है कि इस तमाम सूरत हाल के पीछे पाकिस्तान है। जिस बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, वो बात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच में मिले सबूत बोल रहे हैं। इनिशियल पूछताछ है, जहाँ छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी अपराधी ने अपना गुनाह कबूल किया है जो पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान को तो जैसे आपने कहा सूट करता ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये वाकई में मुश्किल वक्त है, क्योंकि जम्मू ड्रोन अटैक के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जाकर जुड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान वही पुरानी कैसेट बजा रहा है। सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूं। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। तो पाकिस्तान की भारी डिमांड पर सबूत भी पेश कर ही देते हैं, क्योंकि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। और पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा ही अनाड़ी है। और यहाँ तो केस भी नए नए चलन में आए ड्रोन हमले से जुड़ा था। इनिशियल पूछताछ है, जहाँ छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव वेपन, बाकी चीज़ें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश मोहम्मद की सौटी भी आई थी। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है। और बाकी लोकल अगर कोई एक्टिवेशन हुई हो या लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस कार्रवाई को भी साइड बाय साइड देखा जा सकता है या देख रहे हैं। मगर सस्पिशन ज़्यादातर ये है कि ये एक्टिविटी पार से ओरिजिनेट हुई है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से एक आध नहीं बल्कि सबूतों का पूरा जखीरा बरामद हुआ है। जांच में अब तक 3 बातों के पुख्ता सबूत मिले हैं। पहली ये कि 27 जून के ड्रोन अटैक में मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। दूसरी ये कि ड्रोन हमले की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई थी। इसके सबूत सीसीटीवी, रडार तस्वीरें और इंटरनेट एक्टिविटी को स्कैन कर जुटाए गए हैं। तीसरी ये कि इस ड्रोन हमले को अंजाम हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने दिया। इसका सबूत ये है कि जम्मू में हमले से चंद घंटे पहले लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार करके 5 किलो आईईडी बरामद किया गया था, जिसे ड्रोन से भारतीय सीमा में पहुंचाया गया था। ये बातें ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। जो अभी तक की जांच हुई है, उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफ़ी पावरफुल थे और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आरडीएक्स होने के जो सबूत मिले हैं, उसमें नुकसान काफ़ी बड़ी तादाद पे हो सकता था। सबसे ज़्यादा सस्पिशन हमारा इस इंसिडेंट को लेकर के है, वो लश्कर-ए-तौबा के ऊपर है। और लश्कर-ए-तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुकी हैं।
ये तो वो खुलासे हैं जो अभी तक की जांच में मिले सबूतों के आधार पर हुए हैं, लेकिन कई ऐसे परिस्थिति जन्य सबूत भी हैं जिनसे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूमती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार शकरगढ़ में आतंकी लॉन्च पैड के नजदीक एक ड्रोन स्टेशन बना रखा है। भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ के लिए सर्विलांस और भारतीय सुरक्षा बलों की पोजीशन जानने के लिए पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए रेकी की घटनाएं अचानक तेज हो गईं। और सबसे बड़ा सबूत ये कि जम्मू में ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को सप्लाई की गई हथियार और गोला बारूद की कई खेप पकड़ी जा चुकी हैं। अगर पाकिस्तान को और भी सबूत चाहिए तो बता दें, क्योंकि अभी तक मिले सबूत तो जम्मू ड्रोन अटैक में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और ISI की मिलीभगत के शक को भी पुख्ता करते हैं। उस शाम को भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक इनपुट के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ी ID को पकड़ा था, और वो ID किसी वाइटल इंस्टॉलेशन या क्राउडेड प्लेस के ऊपर बाहर इस्तेमाल करने की इतला थी। उसको पहले पकड़े जाने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। वो वाली कंसाइनमेंट जो ID की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर-ए-तौबा का हाथ था। इससे पहले काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं, वेपन ड्रॉपिंग की, नारकोटिक्स की और एक्सप्लोजिव भेजने की, जिसमें लश्कर का हाथ पाया गया है। और ये हमें लगता है कि उसी कड़ी में एक इंसिडेंट है और इसमें भी लश्कर का हाथ होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। ये सारे सबूत सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक भले ही सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन अटैक था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कई बड़े आतंकी ड्रोन अटैक की प्लानिंग की हुई थी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली वालों को जो गर्मी 2 दिन से चला रही थी, उसने शाम में बादल आते आते बड़ी राहत दे दी। दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। दिल्ली में शाम को जमकर बारिश हुई और इसके साथ ही ठंडी हवाएं भी चली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये फौरी राहत है। स्किन पे भी बहुत ज़्यादा रैशेज और हीट वेव्स का थपेड़े पड़ रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है। और इस बार वाकई में जो हीट वेव है वो थोड़ा सहन करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लिए ये वो आसमानी तोहफा है जिससे मिलने वाली राहत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लगातार 43 डिग्री का टॉर्चर झेल रही राजधानी के लिए आखिरकार शुक्रवार खुशखबरी लेकर आया और दिल्ली में एक बार फिर छाते निकल आए। तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के मौसम के लिए ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में 42 से ऊपर तापमान जा रहा था और एकदम इस आती हुई बारिश से तापमान काफी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश होने की बात कई दिन पहले ही कह दी थी, सो दिल्ली वालों को शुक्रवार शाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ताकि कम से कम वीकेंड पर उन्हें घरों में उबलना न पड़े। राजधानी दिल्ली को राहत की फुहारें मिली हैं और उसके साथ ही तेज हवाओं के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच डर ये भी है कि अगर बारिश इसी तरह से ज़्यादा झमाझम नहीं हुई और तेज़ नहीं हुई तो उमस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लिहाजा लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस बदले हुए मौसम का जो मज़ा लेने के लिए जो तमाम लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा का पारा था और इस पारे की वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे थे। तो दिल्ली में एक बार फिर बारिश से बचने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे जमा हो गए हैं। एक बार फिर बस स्टैंड की छत के नीचे बाइक सवार बरसात से बचने के लिए इकट्ठा है। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, लोगों को लू से राहत मिल गई और लोग इस उम्मीद के साथ ऑफिस से घर लौटे कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी उन्हें नहीं सताएगी और वो एक बार फिर घरों से निकल पाएंगे, जिस पर गर्मी ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली की ताज़ा तस्वीर देखकर पहली बार लगेगा कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि ये वो बारिश नहीं है
जिसका दिल्ली और आसपास के राज्यों को इंतजार है। ये सिर्फ एक फौरी राहत है जो दिल्ली की तरह रोहतक वालों के हिस्से में भी आई है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों का सच ये बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि वो गर्मी और लू है जो मानो ऐसी है कि किसी ने सड़कों पर हेयर ड्रायर चला दिया। दिल्ली में पारा सामान्य से 60 डिग्री ऊपर है। इस बार दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के मंगेशपुर इलाके में गुरुवार को तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आमतौर पर जिस जुलाई का स्वागत दिल्ली में रिमझिम फुहारों के साथ होता है, उसी जुलाई का स्वागत इस बार लू के थपेड़ों ने किया और तापमान कुछ इस कदर बढ़ गया कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और एक या दो जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में जहां जहां तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, हर जगह 43 से ऊपर डिग्री तापमान चला गया। यानी जुलाई की शुरुआत में दिल्ली और आसपास का तापमान 37-38 डिग्री रहता था, मगर इस बार गर्मी का पारा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि उसने दिल्ली वालों को डरा दिया है और हर कोई गर्मी झेलने की जुगत लगा रहा है। हाइड्रेट रखो अपने आप को, नींबू पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, थोड़ी ठंडी चीजें खाओ, हाइड्रेट रखो, बस यही है मैनेज के लिए। तो बाहर निकलते हो तो कैप का यूज करो, थोड़ा कपड़ा सिर पे डालो। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली का हाल बेहाल होने के पीछे वजह क्या है? तो मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी दिशा से आने वाली नमी हवाओं को पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं रोक रही हैं। इसीलिए दिल्ली को मानसून के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी के इलाके भी इस वजह से जबरदस्त लू की चपेट में है। यहाँ भी मानसून की एंट्री पिछले 2 हफ्ते से रुकी हुई है। गुलाबी शहर जयपुर में मानसून की ये देरी लोगों को पसीने से तरबदर कर रही है। मई और जून से ज्यादा जुलाई चला रही है। पूरे राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप बना हुआ है। सड़कों पर सुबह सुबह पानी के टैंकर देखे जा सकते हैं। सुबह ऐसे हालात हो जाते हैं मानो दोपहरी हो गई हो। जयपुर में सड़कों पर भले ही भीड़ न हो, लेकिन लस्सी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। बात है, 2 ही काम कर सकते हैं, या तो एसी में बैठ जाएं, बाहर निकले तो जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम, लस्सी या फिर नारियल पानी कंज्यूम कर सकें। और दूसरी चीज़, गर्मी इतनी तेज़ है कि बाहर निकलते ही या तो चक्कर खा के गिर जाएंगे या फिर टैन से पागल हो जाएंगे, टैन ही रिमूव करवाते रह जाएंगे। सर ये बताएं, आपकी कोरोना काल तो चल रहा है, पर क्या गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो आपकी बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है? नहीं, कोरोना के जैसे कस्टमर आधा है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काम ठीक है। और ये बताएं कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देख रहा था कई गिलास लेकर जा रहे हैं, पैक करवा के भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अधिकतर लोग पैक करा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम मतलब भीड़ करते हैं लोग। तो कोरोना काल में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना बचाव करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पर आप जैसा देख सकते हैं लोग गाड़ियों में आकर लस्सी जो है वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लस्सी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जूस, छाछ, लस्सी, नारियल पानी पीकर अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। पंजाब भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर बारिश इंतजार करवा रही है। यहां भी कई शहरों में पारा 40 के आसपास है, जिससे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए स्वर्ण मंदिर में जगह जगह कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा SGPC की तरफ से परिक्रमा के रास्ते में बिछाए गए मैट पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि गर्मी से परिक्रमा करने वालों के पैर न झुलसें। लेकिन सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी? तो इस बारे में मौसम विभाग का क्या कहना है, अब वो ध्यान से सुनिए। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से अरब सागर से नम हवाएं गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पहुंचने लगेंगी, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी इन राज्यों में 7 जुलाई तक मानसून दस्तक नहीं देगा। 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी, तब मानसून फिर सक्रिय होगा। 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, जिससे कमजोर पड़े मानसून को ताकत मिलेगी। इस तरह उम्मीद है कि आधी जुलाई निकलने के बाद ही मानसून पूरी तरह से दस्तक देगा, यानी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने में अभी वक्त लग सकता है। वीक में मानसून धीरे से रिवाइवल हो सकता है और स्पेशली पहले ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में इंक्रीज होगा रेनफॉल एक्टिविटी, और टुवर्ड्स 11 और 12 एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है। तो बारिश करने वाले बादलों का अभी इंतजार करना होगा।
तब तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में पड़ी इस बारिश की बौछारों से ही काम चलाना होगा, जिसे मानसून की पहली दस्तक तो माना ही जा सकता है। दिल्ली से अनीशा माथुर, कुमार कुणाल और जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर वधावंत के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।